नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन पे। तो हम इस लेक्चर में जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग 10-10 मिनट का सीरीज रहेगा और मिनिमम 10 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो ये हम लोगों का सेकंड वीडियो है। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हैंड रिटन नोट्स है यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए, आप देख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में आपको 199 में यूजीसी का कंप्लीट 10 यूनिट्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसमें आपको फ्री पेपर फर्स्ट कंप्लीट नोट्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आइए, ये यूजीसी नेट ज्योग्राफी का है। अगर आपको यूपी जीडीसी का भी बैच चाहिए तो आपको इसमें अवेलेबल है एचएन अध्ययन। आप जाइए, उस पर ऐप डाउनलोड करिए, स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं, बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग जो कल सीरीज को कंटिन्यू किए थे वही सीरीज को हम लोग कंटिन्यू आज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, 2 points A and B are located at the elevation of 250 meter and 500 meter from mean sea level with a horizontal equivalent of 1000 meter between them. Which one of the following values of slope gradient? ये एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन है और हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में भी इसको यूज़ किया जाता है कभी कभी। तो इसका क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि इसका फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है मैं आपको फार्मूला लिख के बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला जो स्लोप ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, तो स्लोप ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है वो होता है स्लोप ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन एलिवेशन अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में दिया क्या है। कह रहा है कि क्वेश्चन दिया 255 मीटर एंड 500 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल विथ अ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ऑफ 1000 मीटर। मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है, 1000 मीटर। कितना है, 1000 मीटर। और कह रहा है कि एक का जो हाइट है वो कितना है, एलिवेशन 50 मीटर, और एक का जो एलिवेशन जो हाइट है वो लगभग कितना है, 500 मीटर। कितना है, 500 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये 250 मीटर है, तो इसके जो यहाँ पे जो हम लोग रेक्टेंगल जब बात करेंगे तो इसकी भी हाइट लगभग कितनी होगी, 250 मीटर। तो बचा हुआ हाइट का जो होगा इससे डिफरेंस करेंगे तो इसका कितना हाइट आएगा, इसका भी आएगा 250 मीटर। अब उसने बोला क्या है, स्लोप ग्रेडियंट का फार्मूला क्या मैंने आपको बताया था। स्लोप ग्रेडियंट का फार्मूला जो होता है लगभग ये tan थीटा जब हम लोग मानेंगे, जब tan थीटा हम लोग मानते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और स्लोप मैंने ग्रेडियंट बताया कि जो डिफरेंट चेंज इन एलिवेशन कितना है, 250 मीटर। चेंज इन एलिवेशन कितना है, और इसका जो बेस है, बेस अगर ये 1000 मीटर है तो ये भी 1000 मीटर होगा। तो ये 1000 मीटर इसका ये बेस, ये देखिए कटा। अब 25 1/4 को हम लोग जब करेंगे तो 0.25 इज द करेक्ट आंसर। जो आपका ये बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकली है लेकिन बहुत ही है, मतलब बहुत ही आसान है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दिया है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड रीजन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम हो रहा है पिछले 2 एग्ज़ाम से अब आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन क्या रहा है। पढ़ेंगे असर्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन। क्या ये सही है, अभिकथन मतलब क्या कह रहा है, दुनिया के अधिकांश विकासशील देशों में प्रगतिशील जनसंख्या है। तो ये बात सही है कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रहा है। वहाँ पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो बर्थ रेट है वो भी हाई है और डेथ रेट है वो भी क्या है, हाई है। इसका रीजन क्या कह रहा है, करेक्ट, द डेवलपिंग कंट्रीज रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। अब हम लोग जानते हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, सही है, लेकिन जो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी मतलब फर्टिलिटी रेट कम थोड़ी हो रहा है, बर्थ रेट क्या है, हाई है। जो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारा वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है, वो हमारा बढ़ रहा है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी नहीं होगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट है। इसके वजह से जो रीजन है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। असर्शन जो हमारा था वो सही है और रीजन हमारा क्या है, गलत है। तो इसका आंसर जो क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड मासेस रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स लोएस्ट एयर टेम्परेचर।
लोवेस्ट एयर टेम्परेचर, ये सब आप साथियों आपको ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके यूजीसी नेट या किसी भी यूपीजीडीसी और यूपीएचएससी के एग्जाम में खास करके बात करें, वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो लोवेस्ट एयर टेम्परेचर हमको पता है कहाँ पे होता है, अंटार्कटिका में जो है हमारा लोवेस्ट एयर टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वाज गिवन बाई, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी कौन दिया है? तो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी जो दिया है वो आपके कौन दिए हैं, R.E. हटन। कौन दिया है, R.E. हटन। R.E. हटन साहब ने ये हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी दिया है। हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी जो है ये क्या बताता है, बताता ये है कि जो वाटर फ्लो करता है किसी भी रिवर चैनल में, जो वाटर फ्लो करता है इसमें दो चीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो बात करती है वो एलिवेशन के लिए बात करती है कि ऊपर से या नीचे से, जो ऊपर से हमारी वाटर की जो नीचे आता है ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है। और काइनेटिक एनर्जी जो बात करता है वो क्या है, वेलोसिटी के बारे में बात करता है कि इसकी जो वेलोसिटी है चेंज होती है, मतलब कहीं पानी बहुत ही फ्लो में करता है, कहीं वो स्लो में फ्लो होता है। तो जो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी है वो इसी के बारे में बात करता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात है, जो वाटर हमारा रिवर चैनल में फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन है, हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी जो दिया गया वो R.E. हटन साहब ने दिया है। अब हम लोग आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिलिनिएटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जो अभी जैन 2025 में इसका एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन सेम वहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था और ये PYQ का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन वहाँ पे फिर से रिपीट हो गया था। तो इसका जो मैंने ट्रिक बताया था ये क्वेश्चन याद करने का कि ये एग्रीकल्चरल रीजन से ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। और इसमें देखिए कि बोला है कि डिलिनिएटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन जो मेथड है सबसे पहले कौन लाया है, उसको आप इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, सबसे पहले किसका है उसके बाद किसका आया, तो उसको आप क्या नाम है, इसको अरेंज करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका मैंने ट्रिक बताया था, इसका ट्रिक याद करने के लिए है वार डेकन चार्जर्स। क्या है, वार डेकन चार्जर्स, मतलब WRDC अगर आप याद कर लेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से इसको आप अरेंज कर लेंगे। WRDC का मतलब क्या है, W का मतलब है वीवर्स का मेथड्स, जो सबसे पहले आया था, जो कि आया था 1954 में। उसके बाद आया था आपका रफीउल्ला का मेथड जो आया था 1956 में। उसके बाद था डोई का मेथड जो आया था आपका 1959 में। उसके बाद आया था कोपेक का मेथड जो आया था 1964 में, 1964 में इनका आया था कोपेक का मेथड। तो आप देख सकते हैं WRDC मतलब क्या कि पहला आपका जो होगा C के बाद होगा BAD, CBAD जो यहाँ मिले आपका यही आंसर है। तो देखिए आप CBAD आपको दिख रहा है, तो आप इसको, आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वीवर्स का पहला, रफीउल्ला, डोई और उसके बाद कोपेक का मेथड है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर द बेसिस ऑफ फुजीटा स्केल फॉर क्लासीफाइंग टोर्नेडोज। फुजीटा स्केल जो होगा, फुजीटा स्केल को हम लोग बोलते हैं इनहैंस्ड फुजीटा स्केल। क्या बोलते हैं, इनहैंस्ड, EF इसको बोलते हैं, EF स्केल भी इसको बोलते हैं। इसके जो EF स्केल जो होता है, EF स्केल मैं आपको बता दूं, EF स्केल जो वैल्यू होता है इसका, EF स्केल की जो वैल्यू होती है, ये EF जो होता है 0 से लेके स्टार्ट होता है और EF 5 तक चलता है। EF 0 से लेके 5 तक, मतलब जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी यहाँ की विंड स्पीड जो होगा वो बढ़ेगा। और जब हमको पता है कि विंड स्पीड बढ़ेगी तो डैमेज जो होता है हमारा बढ़ने के चांसेस तो ज़्यादा होता है। क्या बोला है, पैरामीटर्स कौन से हैं फुजीटा स्केल को क्लासीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है मैंने आपको बताया, फुजीटा स्केल यहाँ से होता है, तो एक विंड स्पीड मेजर करता है। फुजीटा स्केल एक मेजरमेंट का तरीका है टोर्नेडोज को मेजर करने के लिए। और इसका जो रिलेटेड प्रॉपर्टी डैमेजेस, तो इसका जो रिलेशन है वो किससे है, विंड स्पीड से और रिलेटेड प्रॉपर्टी डैमेज से। मैंने बताया कि EF 0 से EF 5 बढ़ेंगे तो विंड स्पीड क्या है, बढ़ेगी, और विंड स्पीड बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी जो डैमेजेस होते हैं उसके भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका C और D क्या है, करेक्ट आंसर है। C और D आपका देखिए कहाँ है, C और D आपका C में है, तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है,
who are the first time emphasizes their importance of the mental map of the environment in decision making process में। ये आपका ज्योग्राफिकल थॉट के ये सब क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफिकल थॉट में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स का जो मेरा रामबाण नोट्स है उसका नाम मैंने दिया है, उसको आप एक बार देख सकते हैं। बहुत ही कम पेजेस में आपको ज्योग्राफिकल थॉट्स का नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम कौन दिया है, तो इसमें आपको सबसे पहले केवल याद करना है कि मेंटल मैप जो ऑफ द इन्वायरमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कौन एम्फेसाइज किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गोल्ड साहब ने इसका दिया था। तो बी इज द क्या है करेक्ट आंसर, एस.जे. गोल्ड ने इसको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि कोस्टल एंड एस्चुरी वाटर्स आर समटाइम्स अफेक्टेड बाय एल्गल फोम एंड स्कम ऑफन कॉल्ड। क्या है, तटीय और मुहाना का पानी कभी कभी अलग फोम और मैल से प्रभावित होता है, जिसे अक्सर कहा जाता है। तो इसे अक्सर क्या कहा जाता है, इसे जो कहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेड टाइड्स। क्यों रेड टाइड्स बोलते हैं, समुद्र के किनारे जो होते हैं, जो कभी कभी जो पानी होता है वो रेड कलर में हो जाता है। उसका कारण होता है एक डायनोफ्लैगल करके एक स्पीसीज होता है जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसके वजह से ये एल्गल फोम और जो ऑफन है ये क्या है अफेक्ट करते हैं किसको, कोस्टल और एस्चुरी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रेड टाइड। तो रेड टाइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो ट्रिक मैंने बताया था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगा वो कैसे कैसे हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या कर रहा है, इसका जो ट्रिक मैंने बताया था रमी बुक्स, क्या बताए थे, रमी बुक्स RAMIBUXG। अब ये देखिए यहाँ पे विजुअल दिया है। अब विजुअल भी मैंने बताया था, विजुअल में जो होता है हम लोग पढ़े थे विगब्योर। यहाँ पे क्या पढ़े हैं, विगब्योर। अब विगब्योर में जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर तक यहाँ पे इसका वेवलेंथ होता है। अब पूछा है कि इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखिए आपको ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, यहाँ बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये है, तो ब्लू क्या है, ब्लू इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये आपका क्या है, ब्लू इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ब्लू इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो क्वेश्चन है अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आप मेरे वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम, अगर अच्छा लगे मतलब आपको जो भी लगे आप इसको कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।